कभी कभी हमें दूसरों की बात को भी तवज्जो देना चाहिए। ये जो जिद है ना, या ये जो अकड़ है कि जिसके चलते हम ये सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद है और हम ही जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये चीज जो है ना, ये कभी कभी इतनी घातक साबित होती है कि ये पूरे परिवार को तबाह करने की औकात रखती है। आज की कहानी जो है ये भी एक ऐसी ही जिद से रिलेटेड है। जिद भी कहूं तो शायद गलत हो, जिद नहीं, उस इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस कहना ज्यादा सही रहेगा। उस इंसान की बीवी उसको ये बात बोलती थी कि इस घर के अंदर कोई बहुत भयानक दिक्कत है और हमें इस घर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो आदमी यही कहता था कि ये जो है ये तुम्हारी मेंटल बीमारी है, अगर इसको ठीक कर लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ हो गया उसके बाद में सिर्फ उस आदमी पे पछताने के अलावा कोई और चारा रहा ही नहीं। अगर वो अपनी बीवी की बात पहले मान लेता तो यहां पर कई मौतों को होने से वो रोक सकता था। तो आज की जो कहानी है ये राकेश और चारू की है। राकेश, चारू और उनका बेटा सत्यम, ये 3 लोगों के ऊपर एक कहानी है जो एक नए घर के अंदर मूव इन करते हैं। और जब ये उस घर के अंदर मूव इन करते हैं उसके बाद से ही इधर चारू को कुछ ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देना शुरू हो जाती हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को तो क्या, उनके पूरे परिवार को तबाह कर देती है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। बात है 2010 फरवरी की। राकेश और चारू एक नए घर के अंदर मूव इन करते हैं। उस नए घर के अंदर जाने का सबसे बड़ा रीजन भी खुद चारू ही थी। बेसिकली बात क्या है कि डॉक्टर्स जो थे उन्होंने ये सलाह दी थी कि जो चारू है अगर उन्हें इस घर के अंदर रखा जाएगा तो उनकी जो मेंटल बीमारी है वो ठीक होती चली जाएगी। कौन सी मेंटल बीमारी? वो मेंटल बीमारी थी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चारू और राकेश की शादी को यहां पर कुछ 7 से 8 साल हो चुके थे। शायद 2002 में उनकी शादी हुई थी और बहुत ही वो लोग खुश थे। चारू एक बेहद सुशील और बहुत सुंदर लड़की थी, घर गृहस्थी को संभालने वाली, पति को टाइम देने वाली, किसी से भी कोई अनबन उसकी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई उससे इधर जलन खाता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चारू के फादर नहीं थे, चारू की सिर्फ मदर थी। स्प्लिट पर्सनैलिटी को बताने का रीजन यही है क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा विस्तार से तो कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। कहानी इससे बहुत गहरा नाता रखती है। चारू इधर शादी के बाद में बहुत खुश थी। राकेश एक लविंग हस्बैंड थे और कोई भी दिक्कत मियां बीवी के बीच में नहीं थी। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि मियां बीवी के बीच में यदि झगड़े ना हो तो वो घर घर ही कैसा। थोड़ी बहुत अनबन तो होती ही है और मियां बीवी झगड़ते ही हैं, लेकिन राकेश इस चीज में बहुत अच्छा था। वो कभी भी चारू से लड़ता नहीं था। चारू और राकेश की लव मैरिज हुई थी। ये दोनों कॉलेज में लव बर्ड्स थे और कभी भी राकेश को चारू के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। चारू उसके सामने एक बहुत ही अच्छी लड़की बनकर आती और हमेशा उसको पूरा टाइम देती। शादी भी हो गई, ना उन्होंने कोई दहेज लिया, ना उनकी फैमिली को परेशान किया क्योंकि चारू की फैमिली में सिर्फ उनकी मदर ही थी। शी वॉज द ओनली चाइल्ड। तो शादी हो गई। शादी के बाद में कुछ 3-4 महीने ही हुए होंगे कि इन 3-4 महीनों में राकेश हमेशा चारू को कहते थे, चारू जरा सब्जी में ना नमक थोड़ा ज्यादा डाला करो, मुझे नमक कम पसंद नहीं।
चारू लगातार सब्जी में नमक कम ही डालती, नमक ज्यादा डालती नहीं, शायद हाथों से नमक पड़ता ही नहीं, ये कह सकते हैं। तो 4 महीने बाद राकेश ने कहा, मैं इतने वक्त से तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं, मेरी एक बात को तो वैल्यू दो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसमें नमक डाल दो, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नमक डाल दो ना इसके अंदर, क्या इशू है? और वो इधर चारू पर थोड़ा सा चिल्ला देते हैं। चारू रूठ जाती है और रूठ करके चुपचाप बैठ जाती है। एक कोने में वो बैठी ही थी कि राकेश जाकर के उसको कंसोल करते हैं और अपोलोजाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने शायद बीवी को ज्यादा ही डांट दिया। इधर वो अपनी बीवी को जब कंसोल करने जाते हैं तो उनकी बीवी एक मर्दाना आवाज में उनसे बात करती है, और ऐसा नहीं कि अपने पति को मारना शुरू कर दिया हो या फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हो, नहीं। उसने कहा, मेरा नाम नितिन है, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूं। तुम एक बात को याद रखो राकेश, इसे परेशान मत किया करो। बहुत भोली भाली लड़की है ये चारू खुद बोल रही है नितिन बन करके उनके सामने कि इसको परेशान मत करो। ये बहुत भोली भाली लड़की है, तुम्हारी केयर करती है, मैं रोज देखता हूं। तुम भी अच्छे इंसान हो, अच्छे ही बन के रहो। कुछ ऐसा मत करना राकेश जिसके चलते मेरा हाथ तुम पे उठ जाए। पहले तो राकेश को लगा कि शायद चारू मजाक कर रही है, लेकिन चारू की आदत मजाकिया किस्म की थी ही नहीं। बहुत दब्बू किस्म की लड़की थी, इंट्रोवर्ट कहूं तो सही रहेगा। इस किस्म की वो लड़की थी, ज्यादा बातचीत करने वाली नहीं थी। बस एक ही तो दोस्त था उसका, राकेश, और उसी से शादी भी हुई। कॉलेज वगैरह में रैगिंग से भी राकेश ने बचाया था, तब से ही राकेश को दिल दे बैठी। ये किस्सा जब हुआ, इसके बाद में राकेश ने इस बात को चारू की मॉम से डिस्कस करना सही नहीं समझा। उन्हें लगा हो सकता है कि चारू को कोई और प्रॉब्लम हो या फिर वो मेरे से मजाक ही कर रही हो। ऐसा ही हुआ। इन सब बातों को कुछ 1.5 महीने और बीत गए। अभी भी वो नमक वाला सिलसिला चल ही रहा था। वो नमक कम ही डालती थी। फिर से राकेश एक बार उस पर भड़क जाते हैं। फिर से नितिन इधर चारू के ऊपर हावी हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था, आराम से बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कहा था ना मैंने, इस लड़की को डांटना नहीं है, इससे प्यार से बात करनी है। मैं इसका ऐसा दोस्त हूं जो इसके लिए जान भी दे दूंगा। तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तलाक ले लो, लेकिन इसे परेशान करने की जुर्रत मत करना। ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे गवारा नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, ये आखिरी मौका है। राकेश समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उन्होंने बाद में इधर चारू से भी पूछा कि तुम्हें कुछ याद रहता है, तुम क्या हरकत करती हो? चारू ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना याद था कि मैंने इधर जो है सब्जी में नमक कम डाला, आपने मुझे डांटा, और जब आपने मुझे डांटा तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ और बहुत डर महसूस हुआ। ऐसा लगा कहीं मेरा पास्ट मुझे परेशान ना करे। इसी के चलते मैं बस चुपचाप बैठ गई। उसके बाद तो आप ही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ। इधर राकेश को बात समझ आ गई कि चारू के साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी का इशू है। ये कभी पहले नहीं हुआ था। कॉलेज में भी 3 साल रहे, इधर भी हंसी मजाक हुआ था, मगर ऐसा सिनेरियो कभी उनके सामने नहीं आया। ना ही चारू की मॉम ने बात बताई। कुछ छुपा रहे थे वो लोग। इधर वो एक साइकाइट्रिस्ट पे जाते हैं। चारू बहुत मना करती है, लेकिन इंट्रोवर्ट थी, दब्बू थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, तो चली गई। साइकाइट्रिस्ट ने इधर अपना सेशन पूरा किया और बताया, आपकी जो वाइफ है, इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी आज से नहीं है, कुछ 7 या 8 साल की उम्र से है। ये तब से ही ऐसे बिहेव कर रही है। अब ये आपको जानना है
कि ये ऐसा क्यों कर रही है। राकेश मॉडर्न ख्यालातों का लड़का था, पंडित अघोरियों इन सब के चक्रों में कम पड़ना जानता था, पूजा पाठ करता था, काले जादू में इन सब बातों में आत्माओं में मानता था, ना ही इनको पोक करता था। लेकिन जिस चीज का इलाज डॉक्टर के पास है उधर डॉक्टर के पास ही लेकर जाएगा, और जो डॉक्टर नहीं कर सकता फिर वो कुछ और सोचता था। खैर ये तो डॉक्टर के पास में ही जाने वाली बात थी, तो डॉक्टर ने बता दिया। राकेश ने इधर चारू से बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि चारू की जो कंडीशन थी वो इस लायक नहीं थी कि वो बता सके। चारू की मॉम से इसके बारे में बात की गई कि मम्मी आप बताइए चारू को क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो पहले मना किया, लेकिन राकेश ने कहा देखिए माँ जी, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इससे प्यार किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आपके मन में ये कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग गरीब परिवार से हैं तो छोड़ देगा, नहीं, मेरी बीवी है वो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए तो सही आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि जब से चारू पैदा हुई थी तब से ही इसके पिता इसको पसंद नहीं करते थे, उन्हें इससे सख्त नफरत थी। एक बच्ची पैदा हो जाए जिस मासूम को दुनियादारी की कोई समझ नहीं, कोई खबर नहीं, उससे कोई क्यों नाराज होगा। राकेश को समझने में देरी नहीं हुई, उनको मालूम था चारू लड़की पैदा हुई थी तो शायद फादर को लड़का चाहिए हो, इसी के चलते वो इधर नाराज हो। रीजन ये था भी और नहीं भी था, दो रीजन थे। इधर चारू की मॉम कहती है कि पहला रीजन तो बेटा यही कि लड़की क्यों पैदा हो गई, लड़का चाहिए, और दूसरा रीजन ये कि अगर लड़का भी हो तब भी दिक्कत। उनको बेसिकली एक बच्चे का खर्चा उठाना ही नहीं था, वो बच्चा चाहते ही नहीं थे, वो अब्यूजिव थे, अल्कोहलिक थे, और इधर औरतों को मारने पीटने वाले इंसान थे। ये जो तीनों बातें मैंने आपको बताई है ना उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज स्टोरी में आगे रेलेवेंस रखती है पूरा का पूरा। ये बात हुई तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ। बेटा 2 साल की भी नहीं हुई थी ये, इसको मारना पीटना उसने शुरू कर दिया। छोटे से बच्चे को, अपनी बीवी को तो मारता ही था वो, यानी मुझे तो पीटता ही था, गंदी गंदी गालियां देता था, ऐसी ऐसी गालियां जिसे अगर मैं तुम्हें इस वक्त बोलूं तो तुम्हारे कानों पर हाथ चले जाएं। बेटा मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी गालियां थी वो। बच्ची को गालियां देता था, इस छोटी सी बच्ची को जो अपने बाप को देखकर हंसा करती थी। और बेटा तब से ही मानो हमारी जिंदगी पूरी कलंक हो गई। मेरे घर वालों ने उससे शादी करवाई और तब से जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। यकीन मानो 2.5 साल की हुई ये चारू, ये अपने बाप से डरने लग गई। अगर इसका बाप कमरे में होता तो इसकी हिम्मत नहीं होती कमरे में चली जाए। ये इतना ज्यादा उससे खौफ खाती, और वो आदमी इसको टॉर्चर करता ही रहता, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से। बेटा ये सारी बातें हुई, वो लगातार इसको ये सब कुछ परेशान करता था, और हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चारू की उम्र महज 7 साल की थी। एक बार वो इंसान मुझे बहुत मार रहा था, रोज का ही उसका काम था कि वो मुझे मारेगा, आएगा और पीटेगा, उसके बाद सो जाएगा। बच्ची को मारता था लेकिन इतना नहीं। बेटा उसने मुझे मारा, खूब पीटा, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने चारू के अंदर एक चेंज देखा। उसने अपने बाप को जाकर के एक थप्पड़ देके मारा। एक 7 साल की बच्ची ये काम कर रही है, अपने बाप को थप्पड़ मार देती है, वो भी ऐसा बाप जो इतना ज्यादा सख्त हो, उसको उसने थप्पड़ मारा। और इधर चारू एक आदमी की आवाज में उसको बोलती है, इसको परेशान मत करियो, नहीं तो तेरे को जान से मार डालूंगा। चारू के फादर को तो इतना कुछ पता था ही नहीं कि ये बात है क्या क्या नहीं है। उस इंसान के साथ में ये इंसिडेंट हुआ, उसने घर को छोड़ दिया, वो चला गया। कुछ यहाँ पर 7-8 साल के बाद जाके मालूम चला कि उस इंसान का लीवर फेल हो गया
और एक रेलवे ट्रैक के किनारे वो पड़ा हुआ मिला, मर चुका था। घर में मातम का माहौल नहीं था, हम लोग खुश थे, लेकिन ये बीमारी जो थी ये चारू के अंदर से नहीं जा रही थी। और बेटा, मुझे इससे कोई परेशानी थी भी नहीं, ना तो मैंने कभी चारू को परेशान किया, ना ही चारू ने मुझे किया। कोई घर की चीजें वो नहीं तोड़ती थी, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, सबसे तमीज से बात किया करती थी, मेरा जो थोड़ा बहुत काम था उसमें भी हेल्प करवा दिया करती थी। तो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे यही लगा कि शादी के बाद में भी तुम्हारे बीच में कोई टकरार नहीं होगी, क्योंकि लव मैरिज थी। लेकिन कोई भूल चूक हो तो बेटा माफ कर दो। राकेश ने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो इधर चारू थी वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। उन्होंने बेबी को भी डिलीवर ऑलमोस्ट कर ही दिया था, 9वां महीना चल रहा था, डिलीवरी का ही वक्त था। डॉक्टर ने कहा एक बार आप बेबी को डिलीवर हो जाने दीजिए, उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चा डिलीवर हुआ, उसकी केयर चारू करती ही थी, साथ ही साथ वो इधर सेशंस पे भी जाया करती थी और अपना ट्रीटमेंट भी ले रही थी। चारू भी समझ गई थी कि उसके साथ में प्रॉब्लम है, वो इस बात को समझ गई थी। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कम होने लगी। जो ये सब कुछ 4 महीने में होता था, अब 8 महीनों में या फिर 1 साल में एक ही बार ऐसा होने लगा कि नितिन उनके ऊपर हावी होता। ये सारी चीजें अब जाती चली गई। कई बार इधर जो साइकाइट्रिस्ट था उसने कहा भी कि आप गुस्सा कीजिए और देखिए कि क्या चारू के ऊपर कोई बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने कहा आपकी जो बीवी है वो इधर सही हो चुकी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार चारू जो थी वो उस घर के अंदर रहते हुए ऐसा फील करती थी कि जो नितिन है वो उनके ऊपर हावी होने की जुर्रत कर रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि आप घर छोड़ दो तो शायद ये चीजें चली जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। घर उन्होंने छोड़ा और उसके बाद में नए घर में वो लोग मूव इन कर गए, जहां से स्टोरी की शुरुआत हुई थी। ये पूरा इतना लंबा चारू का ही पास्ट था। घर में मूव इन करने के बाद में कुछ भी घर के अंदर अजीब नहीं था। किराए का मकान लिया था उन्होंने, नया घर अपना नहीं लिया था, इतने पैसे नहीं थे राकेश पे। चारू बहुत अच्छी मदर साबित हुई, बहुत ही अच्छी वाइफ साबित हुई। घर में मूव इन किए हुए कुछ 2 दिन ही हुए थे, घर में सब कुछ ठीक था, चारू की तबीयत भी ठीक थी, और चारू के बच्चे को तो, सत्यम को तो ये बात मालूम भी नहीं थी कि मेरी माँ का पास्ट क्या रह चुका है। 2 दिन के बाद एक रात चारू हड़बड़ा के उठती है और राकेश को उठा के कहती है, इस घर के अंदर एक आदमी घूम रहा है और वो जो इंसान है वो हमें छोड़ेगा नहीं। राकेश को समझ में आ चुका था कि वापस से वो जो प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का इशू ही उनके सामने आ रहा है दोबारा से। राकेश ने कहा, चारू तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये तुम्हारे मन का वहम है। अब जो ये सारी चीज़ें जा रही है ना तुम्हारे अंदर से, तो ये जो है ना नितिन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो तुम्हें अब शायद सामने दिख रही हो। बार बार मैं साइकाइट्रिस्ट पे जाऊंगा, वो भी पैसे ही लेगा। तुम ठीक हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तुम्हारे मन का वहम है, उसको छोड़ो, कुछ नहीं उधर। चारू ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसे मैं मान लेती हूँ। अगले दिन भी वो लोग इधर सो रहे थे कि चारू को इधर एक परछाई साफ साफ अपने कमरे के कोने पर दिखाई देती है, और उस परछाई ने यहां पर एक हैट सी पहन रखी थी और इधर सिगरेट उसके मुंह के अंदर थी, वो जैसे सिगरेट पी रहा हो। चारू दोबारा से राकेश को उठाती है और कहती है, वो परछाई सिगरेट पी रही है। राकेश ने कहा, अगर वो सिगरेट पी रहा होता तो भाई मुझे भी तो स्मेल आती सिगरेट की, तुम्हें आई? चारू ने कहा, नहीं मुझे आई नहीं,
तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, तुम सो जाओ, पानी पियो और सो जाओ यार, टेंशन क्यों ले रही हो। चारू ने कहा ठीक है। तीसरे दिन अब वो परछाई इधर चारू को पूरे रूम के अंदर घूमती हुई नजर आती। लगातार वो परछाई इधर घूम रही थी। अब चारू ने इधर राकेश को उठाना सही नहीं समझा, क्योंकि राकेश इन सब चीजों में नहीं मान रहा था, किसी भी तरीके से वो मानता ही नहीं। चारू ने भी सोचा मेरे मन का वहम है, अगर कुछ होगा तो मेरे साथ में होगा और राकेश उसे संभाल लेगा, उसे अपने पति पर भरोसा था। चौथी रात इधर चारू को सिर्फ वो इंसान घूमते हुए नजर नहीं आया, इसी के साथ में एक 6-7 साल का बच्चा इधर से उधर चीखते हुए नजर आया। वो लड़का चीख रहा था और चारू इधर दोबारा से उठ जाती है। राकेश को नहीं उठाया उन्होंने और वो देखना चाहती थी कि वो बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। वो उस बच्चे के पीछे पीछे हॉल तक जाती है। वो परछाई अचानक गायब, जैसे उसका कोई नामो निशान ना हो। जैसे ही वो परछाई गायब हुई, चारू को बहुत डर लगा, क्योंकि ये कोई मेंटल बीमारी नहीं थी, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अचानक से चारू को लगता है वो बच्चा वापस भागता हुआ उनके पास आ रहा है और आकर के वो इधर चारू से लिपट जाता है। बच्चे की हाइट आप समझ ही सकते हैं कि वेस्ट से नीचे नीचे ही होगी, जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसकी वेस्ट से नीचे ही उसकी हाइट होगी। तो जैसे वो भागते हुए आया और चारू की थाई से टकराया, तो चारू को ऐसा लगा कि कोई फोर्स जो है वो उनको पीछे गिरा रही है, क्योंकि एकदम से एक 22-25 किलो का बच्चा अगर आपके सामने भागते हुए आएगा और लिपटेगा आपसे, तो डिसबैलेंस होना लाजमी सी बात है। ये चारू के साथ हुआ और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मम्मी। ये आवाज चारू ने सुनी। चारू बहुत डर चुकी थी। लगातार इन इवेंट्स के होने के बाद में अब जो सिचुएशन थी वो चारू के हाथों से बाहर जा चुकी थी। चारू ने अगली सुबह राकेश को ये सारी बात बता दी कि अब मुझे यहाँ पे वो बच्चा भी दिखता है। राकेश जानते थे कि ये मेंटल बीमारी ही है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं एंड दोबारा से उससे कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर का कहना था, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो इस तरीके की पर्सनैलिटीज को दोबारा से अडॉप्ट करने की जुर्रत करता है। चारू का पास्ट ऐसा ही था कि उसका फादर अब्यूसिव था और चारू इधर अपने आप को बचाना चाहती थी और भागती थी अपने फादर से। तो हो सकता है कि वो जो फादर फिगर उसको दिख रही है वो उसने खुद बनाई हो, या अपने फादर को ही उसने इधर इस तरीके से दिखाया हो, और वो जो बच्चा है उसको वो शायद खुद ही समझ रही है कि ये बच्चा मैं ही हूं और वो मेरी तरफ आ रहा है अपने बचाव के लिए। क्योंकि आज चारू इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई भी अगर उसके बच्चे पर इधर गलत नजर डालेगा तो उसे वो छोड़ेगी नहीं। उसे यही चीज लग रही होगी कि ये जो है मेरा फादर मेरे साथ कर रहा था और इसे मैंने रोका नहीं, और शायद मेरी उम्र इतनी होती कि मैं उसे रोक पाती तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। डॉक्टर ने कहा घबराइए मत, थोड़े दिनों की बात है, दवाइयां लगातार चल रही हैं, नहीं चल रही। उन्होंने कहा दवाइयां लगातार चल रही हैं, थोड़े दिनों की और बात है, 2 महीने में वो सारी दवाइयां जो है, वो पूरा कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल फ्री है और जाते हुए सिम्टम्स हैं, तो इस तरीके की हरकतें होना लाजमी है। राकेश को थोड़ी दिक्कत लगी कि नहीं यार, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, पर कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा तो मान लेते हैं। 2-3 दिन तक दवाइयां ऐसे ही चलती रही, कुछ और दवाइयों को इंट्रोड्यूस भी किया गया। चारू कहती थी, देखो मैं जानती हूं तुम साइकाइट्रिस्ट पे गए हो, उससे तुमने कंसल्ट किया है, लेकिन मेरी बात को मानो, ये पागलपन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उस आवाज में तुमसे बात करती या उस तरीके की कुछ अजीब हरकतें करती जैसा नितिन किया करता था। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया ना।
मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इस घर में कोई दिक्कत है। राकेश मेरी बात मानो। राकेश कहता है मैंने अगर दूसरा घर भी बदल लिया ना तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। चारू कहती है दिमाग की बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। शायद कोई और इशू हो या फिर भूत भी हो सकता है। आप मेरी बात को मानो। राकेश सुनने को तैयार था ही नहीं। चारू इधर और भी बहुत सी बातें रिवील करती है कि अब वो जो परछाई है, उस आदमी की परछाई, वो रोज चारू को इधर घूरती है। जो उनके सिरहाने में इधर नाइट लैंप था वो हमेशा नीचे पड़ा हुआ मिलता था। ये बात तो खुद राकेश ने देखी थी कि नाइट लैंप हमेशा नीचे पड़ा हुआ मिलता था। चारू कहती थी वो इंसान वहां पर बैठता है, मुझे घूरता है, बहुत बुरी तरह से घूरता है, मानो कि वो मुझे जिंदा खा जाए। ये चीजें मेरे मन की बनाई हुई नहीं है राकेश। वो नाइट लैंप आखिर कैसे नीचे पड़ा हुआ हो सकता है, तुम खुद सोचो। राकेश को बात चारू की जायज लगी, लेकिन अभी भी वो इन 2-3 महीनों के इंतजार में ही थे। 2-3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अगर कुछ रिजल्ट नहीं आया तो वापस से किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाएगा। चारू का डेली का ही सिस्टम बन गया था। वो डेली नई नई बातें बताती कि आज वो आदमी सिगरेट पी के धुआं मेरे मुंह पर छोड़ रहा था, मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था, मुझे इधर कोस रहा था, मेरे बच्चे तक को भी कोस रहा था। राकेश बस यही कहते हैं, वो तुम्हें कोस रहा है, बच्चे को कोस रहा है, मुझे नहीं कोस रहा। क्यों नहीं कोस रहा? मुझे गालियां क्यों नहीं सुनाता? मुझसे लगाव है उसे। चारू बस यही कहती, आप इसे पागलपन समझ रहे हैं, ये पागलपन नहीं है। एक शाम राकेश घर पे आते हैं और इधर देखते हैं कि जो सत्यम है वो अपने कमरे में सोया हुआ है। राकेश को पूरे घर के अंदर सिगरेट का धुआं महसूस होता है। सिगरेट कोई नहीं पीता था, ना चारू ना इधर राकेश, कोई इन दोनों में से सिगरेट नहीं पीता था, तो धुआं कैसे आया? वो चारू से पूछते हैं कि कोई घर में आया था जिसने ये सिगरेट वगैरह पी? चारू कहती है ये सब उसी इंसान का किया धर है। वो टोपी वाला आदमी इधर सिगरेट तक भी पीता है, मुझे अब वो पूरा क्लियरली दिखाई देता है। आप मेरी बात को मानो, ये घर शापित है, इस घर से बाहर चलो। राकेश कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, भूत प्रेत नहीं हो सकते, ये चीज मुमकिन नहीं है। कैसी तुम बातें कर रही हो? और ये हरकतें कहीं से लेकर कहीं तक एक सही दिमागी इंसान की नहीं दिखती। तुम इन सब हरकतों को बंद करो। चारू दोबारा से रो पड़ती है, सहमी हुई सी वो थी। राकेश की भी गलती नहीं थी वैसे, क्योंकि इतना कुछ हो चुका था, क्या ही वो सोच पाते। मैं राकेश को कल्प्रिट नहीं कहूंगा। धुआं पूरे घर में मौजूद था। सत्यम के कमरे के अंदर धुआं नहीं था, वो शांति से ही सो रहा था। राकेश पूरा घर छान मारते हैं, पूरे घर के अंदर उन्हें सिगरेट का एक भी नामो निशान नहीं मिलता। ये बात पक्की थी कि सिगरेट किसी ने पी है, लेकिन किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर वक्त इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। चारू की भी ये पागलपने की हरकतें, या सच जो उसके हिसाब से था, पागलपन जो उसके पति के हिसाब से था, वो चलता चला गया, बढ़ता ही चला गया। एक रात इधर राकेश की आंखें एक चीख से खुलती हैं। कोई औरत दर्द में करहा रही थी। राकेश पूरा घर छान मारते हैं, पूरे घर में उन्हें इधर अपनी बीवी दिखाई नहीं देती। सत्यम के कमरे में वो नहीं थी, गेस्ट रूम में वो नहीं थी, हॉल के एक किनारे पर वो बैठी हुई थी। उनके कपड़े जो थे वो कहीं से फटे हुए थे, थोड़े बहुत कपड़े फटे हुए थे, और उनकी बॉडी पर सिगरेट के जले हुए के निशान मौजूद थे। किसी ने उनके जिस्म को सिगरेट से जलाने की जुर्रत की। राकेश ने इसे देखा, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा उसका नाम बताओ, किसने ये किया तुम्हारे साथ? मैं उसे
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका नाम बताओ। चारू ने कहा, नाम बताऊंगी, आप मानोगे नहीं। उसने कहा, बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ये वही टोपी वाला आदमी है जो सिगरेट पीता हुआ घर के अंदर घूमता है। राकेश ने यह बात सुनी, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, किसकी बात को माने, क्या सच है क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारू कहती है, किसी अच्छे पंडित पर चल लेते हैं, ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। राकेश कहते हैं, 1.5 महीने की और बात है, 1.5 महीने मेरा कहना मान लो, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। राकेश को लगता है कि मामला जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि ये हरकत कभी भी पहले चारू ने नहीं की थी। इधर स्प्लिट पर्सनैलिटी के वक्त पर नितिन आता जरूर था, लेकिन वो भी कोई वायलेंस नहीं करता था। अपने आप को चारू इधर मारती नहीं थी, जलाती नहीं थी, ये तो लेकिन साफ साफ राकेश ने देखा था कि ये जो चीज है ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने सोचा, इसके बारे में मुझे किसी ना किसी से बात करनी चाहिए भी या नहीं। इसी उधेड़-बुन में वो पड़े हुए थे और किसी निष्कर्ष पे वो नहीं आ रहे थे कि अब जो ये चारू का पागलपन था ये एक अलग ही लेवल पे जा चुका। वो पूरे घर में चीखती हुई इधर से उधर भागती, डरती, हर रात को डर जाती, बहुत तेज तेज सहम जाती, आंखें उसकी सूज जाती, वो बहुत ज्यादा रोती, उसका काजल पूरा बह जाता, यहाँ पर पूरा उसका काजल बह जाता, बाल उसके पूरे बिखर जाते। उसके बालों को देखते हुए ऐसा लगता जैसे वो महीनों से ना नहाई हो। अपनी हालत बिगाड़ ली थी उसने, बहुत ज्यादा वो डरा करती थी। अचानक रात को उठ करके घर में इधर की उधर भागती और कहती, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। ये वो लगातार करती, इधर की उधर भागती और कभी कभी तो दरवाजे से टकरा करके जमीन पे गिर जाती। उसके सर पे भी चोट लगती, फिर भी उठ के भागती और अपने पति के पीछे जाके छुप जाती और कहती, राकेश मुझे बचा लो, राकेश बचा लो मुझे, वो मुझे मार देगा, मैं पागल नहीं हूँ, राकेश मुझे बचा लो, राकेश मुझे बचा लो, राकेश मुझे बचा लो। ये वो लगातार करती। राकेश कहता, कौन है वो, मुझे दिखाओ तो सही, मुझसे बात तो करवाओ, मैं तब तो मानूं, क्या मैं करूं क्या ना करूं मैं। चारू की मॉम से भी डिस्कशन की गई। चारू की मॉम ने भी कहा, बेटा तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, मुझे तो ये पागलपन ही लग रहा है। सब लोग पागलपन ही समझ रहे थे एक्सेप्ट चारू। ये पागलपन चारू का अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला था और इससे राकेश को कंफर्म हो गया था कि इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ चारू ही है। क्या हुआ, बेसिकली चारू एक रात को यहां चुपचाप बैठी हुई थी। राकेश सो रहे थे और उनको अपने ट्रिमर के चलने की आवाज सुनाई देती है। अचानक से वो नींद से जागते हैं और इधर उधर देखते हैं, चारू कहीं नहीं थी। इधर वो हॉल में जाते हैं, हॉल में ड्रेसिंग टेबल के सामने चारू बैठी हुई थी और कमाल की बात यह है कि उसने अपने सारे बालों को शेव कर लिया था। उन बालों पर जिस पर यहां पर राकेश मरा करते थे, इतने सिल्की, इतने लंबे बाल एक वक्त पर जो इधर चारू के थे, आज उन्हें शेव कर लिया। बालों की हालत पहले भी खस्ता हो चुकी थी कुछ 1-2 हफ्ते पहले से ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं। उन्होंने अपने बालों को यहां पे शेव किया। सिगरेट पीती हुई वो दिखाई दी। चारू इधर सिगरेट पी रही थी और इधर जो कश होता है सिगरेट का वो खूब चाव से वो ले रही थी और सिगरेट के इधर धुएं उड़ाए जा रही थी। राकेश चारू के पास जाते हैं और पहली बार जाकर के चारू के गाल पे एक थप्पड़ रसीद करते हैं। बहुत तेज उन्होंने थप्पड़ मारा जिससे चारू की आंखों में आंसू आ गए। चारू की आंखों में आंसू थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके होठों पर यहां एक हंसी थी। चारू हंस रही थी और उसने आज अपने पति को
एक ऐसी बात बोली जिसको सुन के राकेश अंदर तक हिल गए। चारू ने कहा, तुझे क्या लगता है ये इसका पागलपन है? तुझे क्या लगता है ये नितिन ही है जो इसके अंदर है? मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इधर ही रहूंगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये जो भी कह रही है ना वो सब सच है। तू इसको पागल ही समझता रहेगा और तेरी बीवी तेरी आंखों के सामने मरेगी। तू देखेगा उसको, उस नजारे को तू अपनी आंखों से देखेगा। सिर्फ गिड़गिड़ाता रह जाएगा, रोता रह जाएगा। तेरी बीवी तेरी आंखों के सामने मरेगी। तू देख तेरा मैं क्या करता हूं, और बचा सकता है इसे, बचा ले। इतने में ही चारू दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और कहती है, मैंने अभी क्या किया? ये कोई अजीब हरकत तो नहीं करी ना मैंने? राकेश समझ गए ये स्प्लिट पर्सनैलिटी ही है, क्योंकि पहले भी जब चारू नितिन बना करती थी तो ऐसे करने के बाद में वो हमेशा यही बोलती थी, अभी क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वही वो अभी भी कह रही थी। राकेश बहुत रोते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगले दिन दोबारा से साइकाइट्रिस्ट पे जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट कहती है, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, ये केस बिगड़ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और ये पर्सनैलिटी जो उन्होंने दोबारा बनाई है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि ये इधर या तो चारू की जान ले लेगी या तुम दोनों की, यानी कि राकेश और सत्यम। उन्होंने कहा, ये पर्सनैलिटी नितिन की तरह वीक नहीं है, ये तमीज से बात नहीं कर रही। चारू का दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। हमें एक काम करना होगा, सबसे पहले तो चारू को यहां पर रेस्ट देना होगा। चारू सोती नहीं थी, हमेशा उठा ही करती थी, रात को इधर उधर भागा करती थी और यही बातें बोलती थी, वो मुझे मार देगा, वो तुम्हें मार देगा। ये तो नॉर्मल था, सोना वोना तो उसकी जिंदगी में था ही नहीं। तो इधर जो थी नींद की गोलियां दी गई और साइकाइट्रिस्ट ने कहा, अगर इसके बाद में भी चारू को रेस्ट नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली हमें उसे एक मेंटल असाइलम में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वहां पर देख रेख अच्छी होगी। पहले तो राकेश को लगा कि मेंटल असाइलम जो है ये एक सही जगह नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छे से केयर ना हो पाए। लेकिन उन्होंने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं जिस इंस्टीट्यूट में इसे भेजूंगी वहाँ पर सब कुछ अच्छे से होगा। आपकी बीवी बहुत अच्छे से ठीक होगी और ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया भी गया। लेकिन ये केस पहली बार देखा है मैंने, ऐसा केस कभी पहले नहीं आया। राकेश ने ये नींद की गोलियां जब चारू को दी, चारू इधर सो जाया करती थी और 2-3 दिन तक मामला बिल्कुल ठंडा रहा। कोई भी प्रॉब्लम इधर राकेश को नहीं हुई। चारू बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। नॉर्मल इन द सेंस पागलपन तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो एक मूर्ति के अलावा कुछ नहीं थी। चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप वो बैठी रहती थी, ज्यादा कुछ बोलती नहीं, ज्यादा कुछ करती नहीं। समझ लीजिए एक रोबोट हो गई थी। बोलोगे तो 1 गिलास पानी ले आएगी, ऐसा नहीं कि खुद खुशी से कुछ कर दे या फिर आपसे हंस के बात करे, ऐसा कुछ नहीं करती थी। बस सारे हुक्मों को मानती थी। राकेश कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना, ये तुम्हारा पागलपन ही है, अब देखो तुम कितनी सही हो। चारू कहती है, मैं पागल नहीं हूं, वो मुझे अब भी दिखाई देता है। मैंने तुम्हें बताना छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तुम मुझे पागल समझोगे। ये नींद की गोलियां, ये साइकाइट्रिस्ट मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। राकेश, बहुत कम वक्त है मेरे पास, मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद बारी तुम्हारी है, देख लो, तुम्हारी मर्जी। अब तो आलम ऐसा था कि चारू चिमटे को गर्म करके अपने जिस्म पे लगाती और अपनी बॉडी को जलाती। इसी के साथ में
अब वो हंसती, अब वो दर्द में करहाती नहीं। अगर कोई इंसान पागल भी होगा तो वो चिमटे को रखने के बाद में चिल्लाएगा तो सही, वो चिल्लाती नहीं थी जैसे किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया हो, कोई उसको यहां पर अपने इशारों पर नचा रहा हो। ये राकेश ने खुद देखा और इसको देखने के बाद में वो काफी घबरा गए। उन्होंने मन बना लिया था, 1-2 दिन की बात और है, इसके बाद में मजबूरन मुझे इसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना ही होगा। चारू की माँ भी आकर के अपनी बेटी की हालत देखती थी, वो भी बहुत रोती थी, बहुत घबराती थी और कहती थी बेटा पंडितों वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये तो सिर्फ लूटते हैं, ये तो ये सब करते हैं और कोई इसका जो है इलाज नहीं है, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी इतनी पागल हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, एक पागल से तुम्हारी शादी करा दी। चारू रोती रहती थी, वो ये सब सुनती थी और कहती थी माँ मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मेरी बात को मानो, मैं पागल नहीं हूं। कोई नहीं मानता था। अप्रैल 2010 की बात होगी ये, और उस वक्त पर अप्रैल के कुछ मिड में ही एक रात ऐसी पड़ी जो इधर राकेश की जिंदगी की सबसे काली रात थी। उस रात जो उन्होंने देखा, उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उन्हें देखना पड़ेगा। उस रात को चारू उनके साथ में ही सोई थी और उसको काफी तेज बुखार था। दवाइयां दी गई, स्लीपिंग पिल्स भी दी गई, वो सो रही थी। राकेश को लगा 1-2 दिन की बात और मैं इसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगा। लगातार डिले ही कर रहे थे वो, क्योंकि वो अपनी वाइफ को इधर मेंटल इंस्टीट्यूट में शिफ्ट नहीं कराना चाहते थे, बट सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। पूरी बॉडी के ऊपर जले हुए के निशान थे। रात के करीबन 2-2:30 बज रहे होंगे कि राकेश पानी पीने के लिए उठे। उन्हें अपनी वाइफ कहीं भी नजर नहीं आई। वो इधर छत पर गए अकेले। वहां पर वो देखते हैं चारू इधर बाउंड्री पर खड़ी हुई है और उसका फेस जो है वो इस तरफ है, यानी पीठ जो है बेसिकली वो राकेश की तरफ है। राकेश भागते हुए जाते हैं और वो चारू को बचाना चाहते थे कि चारू मुड़ के उनकी तरफ देखती है और हाथ से यूं करती है। राकेश के मानो पैर उसी वक्त जम गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए और वो किसी भी तरीके से अपनी बीवी को बचा ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चारू यहां से कूद के अपनी जान ना दे दे। वो कहते हैं चारू चारू प्लीज प्लीज तुम कुछ मत करना, देखो तुम जो कहोगी मैं करूंगा, मैं कल ही तुम्हें किसी पंडित पे लेके जाता हूँ, तुम मानो मेरी बात को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चारू प्लीज 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 कुछ गलत मत करना। चारू के ऊपर इन बातों का कोई असर ही नहीं। चारू रोते हुए उनसे कहती है राकेश मैंने तुम्हें कहा था मुझे बचा लो, तुमने मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया, तुम मेरी बात को नहीं माने और आज ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है। मैं अपनी जान अपनी मर्जी से नहीं दे रही। वो टोपी वाला शख्स मुझे यहां लेके आया है और वो ही मुझे यहां से धक्का देके मारेगा। राकेश के साथ में आज सब कुछ बहुत अनयूजुअल हो रहा था। उनके पैर जम चुके थे और कोई फोर्स उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। चारू ने कहा ये जो पैर तुम्हारे रुके हैं ये उस साए ने ही रोके हैं। मैं तो चाहती हूं तुम मुझे बचा लो, वो तुम्हें बचाने नहीं देगा मुझे। तुम अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे राकेश। बस विनती ये है सत्यम का और अपना ख्याल रखना, हो सके तो इस घर से दूर चले जाना। इतना ही वो बोलती है कि अचानक से यहां पर जो राकेश के पैर बंधे हुए थे वो खुलते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके पैरों को जो जकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया। वो भागते हुए अपनी बीवी की तरफ जाते हैं और उन्हें ये चीज साफ दिखाई देती है कि किसी ने उनकी बीवी को धक्का मारा और वो नीचे गिरी। उसके बाद इमीडिएटली ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई।
राकेश जानते हैं कि सुसाइड में और किसी को जान करके मारने में क्या अंतर है। सुसाइड में आदमी जब गिरेगा तो कुछ इस किस्म से गिरेगा। वो उनको दिखाई दिया कि इधर जो है वो कूदी नहीं है, वो खड़ी ही थी। उनको पीछे से किसी ने धक्का मारा बहुत तेज और उस फोर्स के चलते वो आगे जाके गिरी है, जिसके चलते वो सीधा चौथी मंजिल से नीचे और खत्म। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा था कि उधर एक पाइप था जिसको उन्होंने पकड़ रखा था। चारू ने उस पाइप को पकड़ा हुआ था और वो छोड़ नहीं रही थी। उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि किसी ने उस पाइप से उनका हाथ हटाया और उसके बाद में उन्हें धक्का दिया। ये राकेश ने खुद देखा था और इससे वो मुंह किसी भी कीमत पे नहीं फेर सकते थे। चारू मर चुकी थी, पागलपने के चलते या उस आत्मा के चलते, इसका तो अभी तक राकेश को कुछ पता ही नहीं था। खैर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी कहानी अभी बाकी है और बाकी का जो पार्ट है वो मैं आपके सामने कल शेयर करूंगा कि कल इधर राकेश और सत्यम उनके बेटे के साथ में क्या क्या हुआ। उस आदमी का क्या पास्ट था जो इधर सिगरेट पी करके टोपी पहन के घर में घूमता था, वो सब कुछ क्या था। इतनी इंटेलिजेंटली इधर वो मरी थी ना चारू कि इंसान समझ ही ना पाए कि ये जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी के चलते हुआ है या पोजेशन के चलते, क्योंकि वो खुद अपने आप को जलाती थी, खुद वो सिगरेट पिया करती थी। ये सारे सिम्टम स्प्लिट पर्सनैलिटी के जरूर हैं, लेकिन जो राकेश ने देखा था उससे वो मुंह कैसे फेरे। बाकी कहानी का अंत यहां पर नहीं होता, आपको सारे सवालों के जवाब कल मिलेंगे। आप मुझे जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि उस आदमी का पास्ट क्या होगा। वैसे तो पूरी कहानी आपके सामने कल खुल ही जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी थ्योरीज जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि उस आदमी का पास्ट क्या है और क्या क्या इधर होने वाला है राकेश और सत्यम के साथ में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आपके पास में भी अगर ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को मुझे भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ से आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये एक छोटी सी गुजारिश या विनती समझ लीजिए है मेरी। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज के द्वारा स्टोरी भेज दीजिए। तो इतने ऑप्शंस हैं, आप स्टोरी ज़रूर भेजिए, ये मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। बाकी मिलता हूँ मैं कल आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।